हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में, और यहां से बलूचिस्तान का नाम एक बार फिर से उसकी समस्याओं के रूप में सामने आ गया। तो मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की गई। आप लोगों ने प्लेन हाईजैक के बारे में सुना होगा, पर यहाँ पे तो ट्रेन हाईजैक की गई। ऐसी कौन सी समस्या है? आखिरकार बलूचिस्तान का इशू क्या है? बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ संघर्ष क्यों चल रहा है, जबकि वो उसी का एक अंग है, उसी का एक हिस्सा है। हालांकि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, दो और जो है जगहें हैं, देश हैं, जिनमें उनके विस्तार आपको देखने को मिलते हैं। बट बात हो रही है पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले बलूचिस्तान की। पूरी कहानी जानेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक सारी चीजें समझेंगे। इसके उदय की कहानी समझेंगे, इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, क्या इंडिया को उससे प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान की समस्या किस प्रकार की है। इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन रहेगा। बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। बहुत सारी चीजें यहां पर आपको जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये वो इलाका है जो आपको देखने को मिल रहा है, जो बलूचिस्तान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक धैर्यपूर्वक आप सुनेंगे तो आपको एक एक चीज इसमें समझ में आ जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इस तरीके के लेक्चर्स की और डिमांड है तो किस टॉपिक पर आपको और इस तरीके के लेक्चर्स चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम भी लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जरा देखिए, यहां पर जो ये वाला जो कलर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर है, या फिर ऑरेंज कलर जो आपको दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लाइट है एक्चुअली। तो ये वाला जो इलाका है, ये आपका पूरा बलूचिस्तान है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये तो भाई बलूचिस्तान का हिस्सा आपका पाकिस्तान में दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो हिस्सा है इधर का अगर आप देखोगे तो ये आपको ईरान में दिख रहा है, और ऊपर थोड़ा सा आप पार्ट देखेंगे तो ये आपको अफगानिस्तान में दिख रहा है। तो एक तो ये चीज हमको क्लियर हो गई है कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान, ठीक है, और ईरान। लेकिन हम बात कर रहे हैं इनके अलावा पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में एक काफी बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा इनफैक्ट देखेंगे तो आपको यहां पर ही देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के साथ इधर वाली जो ये सीमा आप देख रहे हैं, ये भारत की सीमा है। ऑब्वियसली आपको ये राजस्थान वाला जो हिस्सा देखने को मिल रहा है, और फिर इधर ऊपर चले जाएंगे तो आपको ये पंजाब, फिर इधर कश्मीर का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का इलाका है इस तरफ, और इस तरफ भारत है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये है क्वेटा, ठीक है। अभी आपको मालूम था शायद, है ना, क्वेटा नाम था जो ट्रेन दुर्घटना जब हुई थी। ग्वादर का नाम आपको मालूम है। ग्वादर का नाम नहीं भी मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्वादर एक बंदरगाह है, ग्वादर पोर्ट है, जो डेवलप हो रहा है चीन की सहायता से पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में। और यहीं पर आप देख सकते हैं आगे की ओर जो ईरान का इलाका है, इसी में आपको एक चाबहार बंदरगाह दिख रहा है, जो कि भारत की सहायता से डेवलप हो रहा है। इनके क्या कनेक्शंस हैं, इसको भी हम आपको डिस्कशन करके आगे जरूर बता रहे होंगे। दोस्तों, सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए, इस तरीके की चीज इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास करें आप कि अगर हमको देखने को मिलता है कि बलूचिस्तान का जो प्रेजेंट टाइम का जो इलाका है, उसमें एक अलगाववादी बातें आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये अलगाववादी बातें पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे कश्मीर में अलगाववादी बातें हुई हैं, और इसको लेकर के बहुत, जैसे पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर भारत से अलग रहना चाहता है, आजाद रहना चाहता है। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। कश्मीर के अलगाववाद और बलूचिस्तान के अलगाववाद में एक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस क्या है, अभी हम आपको आगे बताते हैं। बहरहाल सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के भौगोलिक स्थिति की, और बलूचिस्तान जो है वो क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा पहले डिस्कशन करते हैं। आपको मैप अगर समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इसका टोटल एरिया ऑक्यूपाइड अगर देखेंगे तो तकरीबन पूरे भूभाग का 44% हिस्सा पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का 44% के आसपास, लगभग 44% के आसपास का जो हिस्सा है, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान का है। ये हिस्सा कवर करता है। अगर आप आकार के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन एक जर्मनी के आकार का है, लेकिन जनसंख्या इसमें बहुत कम है। जनसंख्या कम है, ये कोई बड़ी आपत्ति वाली बात नहीं है। आपत्ति यह है कि इसमें सरकार
के हिसाब से, यानी पाकिस्तानी सरकार के हिसाब से जो यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार को जो यहाँ पर प्रोग्रेस करनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। आबादी बहुत कम है, लेकिन ये आबादी बेहद गरीब है। संसाधनों का उपयोग भी यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल कम है। मान के चलिए कि तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास की आबादी है इस पूरे इलाके की, जो कि जर्मनी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जर्मनी में करीब 7 करोड़ के, जर्मनी से करीब 7 करोड़ कम आबादी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए एक भौगोलिक लोकेशन भी हम आपको यहां पर दिखा देते हैं, भौगोलिक स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। यहां पर देखिए, ये जो इलाका आपको यहां पर दिख रहा है इस मैप में, ये जो पूरा इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा इलाका आपका ये पाकिस्तान वाले हिस्से में बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान इधर भी है और इधर भी है। देखिए यहाँ पे ईरान, और इधर जो है आपका उधर वाला हिस्सा भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इससे हिस्से आपको देखने को मिल रहा है, ये बलूचिस्तान है। तो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को भी हम 4 बड़े बड़े प्रोविंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 बड़े बड़े प्रोविंसेस किस तरीके के होंगे, आइए एक बार हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये वाले मैप को देखिए, इस वाले मैप में आपको यहाँ पर सिंध का इलाका दिख रहा है, ये वाला इलाका आपको पंजाब का दिख रहा है, ये खैबर पख्तूनवा है। ये क्या है? खैबर पख्तूनवा, ये वाला एक इलाका है, और ये आपको एक बलूचिस्तान देखने को मिल रहा है। अगर हम इन 4 बड़े प्रोविंसेस की बात करें तो इन 4 बड़े प्रोविंसेस में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है बलूचिस्तान। तो यही चीज मैं यहां पर आपको लिख भी दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए इस चीज को यहां पर अप्लाई भी कर दे रहा हूं जिससे कि आप पॉइंट्स को समझ सकें। जरा देखिए, यहां पर अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 4 बड़े जो प्रांत हैं, प्रांतों में से एक है, और वो 4 बड़े प्रांत कौन कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये वाला इलाका मैंने आपको खैबर पख्तूनवा का बताया, ठीक है, खैबर पख्तूनवा का इलाका बताया। ये वाला जो इलाका है ये आपका पंजाब का है, ठीक है। ये वाला जो इलाका है आपका वो सिंध का है, और ये वाला जो इलाका है आपका ये बलूचिस्तान है, ठीक है। तो 4 बड़े हिस्सों में से ये एक हिस्सा हो गया। अच्छा, बलूचिस्तान की अगर आप बात करोगे ना, तो बलूचिस्तान वास्तविक रूप में अगर आप देखें तो कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है। ये वाला जो इलाका है ना, ये खनिज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज वगैरह यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल सकते हैं पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो। पड़ोसी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो थोड़े आसपास के इलाके अगर आप देखोगे, पड़ोसी स्थिति, पड़ोस में कौन है, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं इधर की ओर पश्चिम की तरफ आपको ईरान देखने को मिल रहा है, और उत्तर की ओर आपको अफगानिस्तान देखने को मिल रहा है। तो पश्चिम में कौन मिला? ईरान। उत्तर में कौन मिल रहा है आपको? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का इलाका है ये वाला, और इसके उत्तर में जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस आप कह सकते हैं, उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत है ये भी आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है। पूरब की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो यहां पर 2 हिस्से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया। पूर्व की तरफ अगर आप देखोगे तो पूर्व की तरफ आपको पंजाब देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान का पंजाब वाला इलाका है, और सिंध आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दक्षिण की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ये अरब सागर देखने को मिल रहा है। तो दक्षिण की तरफ आपको क्या मिल गया? अरब सागर। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, लोकेशन आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर रखना है। बगल में आप मकरान वाला जो इलाका देख रहे हैं वो दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तमाम प्रकार की यहाँ पर जो मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो बलूच जाति आपको देखने को मिलेगी, और भाषा के तौर पर अगर आप देखेंगे तो बलूच भाषाई लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बलूच भाषाई का मतलब बलूच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, ठीक है। तो जो यहाँ की भाषा है वो सिर्फ बलूच ही नहीं है, बलूच के अलावा दूसरी भाषाएं भी हैं। जैसे आपको यहाँ पर बलूच देखने को मिलेगी, भाबरूही जो भाषा है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ब्राभुही, उल्टा मैंने लिख दिया शायद, यहाँ पर इसको सही कर देते हैं, ब्राभुही जो है भाषा है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिंधी भाषा जो है आपको सुनने को मिल सकती है, यहाँ पर देखने को जानने को मिल सकती है। पश्तो यहाँ पर बोली जाती है, पश्तो या पश्तो भाषा जो है वो यहाँ पर उपयोग की जाती है। तो विभिन्न भाषाई लोग यहाँ पर उपस्थित रहते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बलूचिस्तान के बारे में आपको ओवरऑल जानकारी आपको मिल गई। अब अगर आप प्रांतीय विभाजन देखोगे तो प्रांतीय विभाजन में मैंने आपको 4 प्रांत बता दिए। एक तो खैबर पख्तूनवा है, दूसरा मैंने आपको बताया है पंजाब वाला इलाका, तीसरा मैंने आपको बताया है सिंध वाला इलाका, और चौथा मैंने आपको बताया है दोस्तों ये बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान का जो इलाका है इसी के ऊपर हमारा डिस्कशन हो रहा है। बेसिकली बलूचिस्तान में खनिज संसाधन काफी अच्छे हैं, जैसे कि यहां पर तांबा काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है और तांबे को लेकर के काफी ज्यादा ये एरिया बहुत बहुत ज्यादा फेमस एरिया है, आप ये मान सकते हैं। तो यहां पर एक जगह पड़ती है रेको दिकी, ठीक है, दिकी या दिक करके ऐसे जगह, दिकी या दिक ऐसे है, ठीक है, रेको दिक लिख देता हूं मैं, दिक या दिक। ये जगह जो है वो तांबे के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक गैस, तेल और अन्य जो धातुएं हैं, अन्य धातुएं उनके लिए, मतलब चांदी उंदी भी यहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती है, मतलब अच्छी खासी मात्रा मिलती है। ये सब की उपलब्धता आपको खनिज संसाधन के तौर पर है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो है यार, इसकी इंपॉर्टेंस तो है, बट इसकी इंपॉर्टेंस पहचानी नहीं जा रही है, इसके इंपॉर्टेंस को पहचान नहीं मिल रहा है। जो चीजें इसके पास हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी जो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंस इसको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान से पृथक होना चाहते हैं। एक वजह तो ये है, लेकिन वजह सिर्फ यही नहीं है, इनके पृथक होने के पीछे इनका इतिहास भी एक प्रमुख कारण है। उस इतिहास के बारे में आइए डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। आज 15 तारीख है, 15 तारीख में आज होली की सेल जो है वो समाप्त हो रही है। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, एनरोल नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल करा लीजिए संपूर्ण बैच में। इसमें अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, यदि अगर आप प्लेटिनम बैच में एडमिशन ले रहे हैं तो। और आज ही अवसर है मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए। विरद लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है या फिर हमें लिख भेजना है virad.dube study.iq.com इस पे, ठीक है, जिससे कि आपको मैं मैक्सिमम एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह जो है वो आपको दिला सकूं। आज एडमिशन की अंतिम तिथि है बैच की भी, और आज जो है आपके होली ऑफर की भी अंतिम तिथि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये लोग पृथक क्यों हुए, क्यों होना चाहते हैं, अलगाववादी समस्या वहां पर क्या है, उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा उसके इतिहास की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। अब जब आप इतिहास की ओर जाएंगे तो ये इतिहास शुरू होगा 1876 से। इस इतिहास की शुरुआत अगर आप देखोगे तो आपको ये 1876 के आसपास देखने को मिलती है, लेकिन वस्तुतः जो वर्तमान स्थिति है ये 1947-48 के समय में शुरू होती है, और तब से लेकर के अब तक तकरीबन 5 बार बड़े बलूच विद्रोह हो चुके हैं, जिनमें अंतिम बलूच विद्रोह के तौर पर अभी हम ये सारी जो सिस्टम है वो देख ही रहे हैं कि बार बार जो है उग्रवादी हमले जो है यहां पर लगातार हो रहे हैं। क्लियर है? तो जो आधुनिक बलूचिस्तान है उसकी कहानी अगर आप देखेंगे तो 1876 से शुरू होती हुई आपको दिखाई देगी, और उस समय बलूचिस्तान में कुछ अलग अलग प्रकार की रियासतें हैं, जिन रियासतों को हमें यहां पर आपको दिखाना चाहिए, और मैं पहले आपको उन्हीं रियासतों के बारे में जरा दिखा देता हूं। सबसे पहले इस मैप के ऊपर गौर करिए। इस मैप में ये वाला जो इलाका है ये पख्तून इलाका है। ये उस समय की बात है जब यहां पर ब्रिटिश शासन हुआ करता था, और ब्रिटिश शासन का समापन जब होगा और अंग्रेज जब यहां से जा रहे होंगे तब उसके नक्शे की स्थिति कुछ यहां पर इस तरीके से होगी। अब यहां पर आपको एक रियासत का नाम ध्यान रखना है, जिस रियासत का नाम है कलात रियासत। क्या नाम है? कलात रियासत। तो ये वाला जो लोकेशन आप देख रहे हो ये कलात रियासत का लोकेशन है, ये है कलात रियासत, ठीक है। अब कलात रियासत का यहां पर क्या योगदान है उसको जरा यहां पर ध्यान से समझिए। कलात के साथ साथ आप यहां पे कारखान और मकरान और लासबेला, ये 3 रियासतें और इससे जुड़ी हुई देख रहे होंगे, और इसके अलावा ऊपर का जो ये 2 रेड पोर्शंस आपको दिख रहे हैं ये तब समय में, उस समय में चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस हुआ करते थे ब्रिटिश राज के समय में, तो इसकी मैं बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। लेकिन सन 1876 में ये जो कलात प्रोविंस है, इसको मैंने जो मैप में आपको दिखाया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1876 में जो ये कलात है, कलात जो आपको प्रोविंस मैंने आपको दिखाया है, ये जो कलात प्रांत है, या प्रांत कह सकते हैं, या उस समय ये रियासत हुआ करती थी बेटे, तो ये रियासत है। इस कलात रियासत ने ब्रिटिशर्स के साथ में एक संधि की, समझौता किया। एक्चुअली उस समय ब्रिटिश शासन था, ऑब्वियसली 1876 में ब्रिटिश शासन है, और इसी साल ब्रिटिशर्स और कलात के बीच में एक संधि होती है। संधि में यह कहा गया कि हम आपको कलात रियासत को प्रोटेक्टरेट स्टेट जो है वो बना रहे हैं। प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब हो गया कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, अदरवाइज आप जो है वो क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। मतलब बाकी सारी चीजों को छोड़ते हुए आप फ्री हैं, लेकिन आपका प्रोटेक्शन रहेगा, यानी कि जो सैन्य और
विदेश मामले हैं, सैन्य मामला और जो विदेश मामला है वो अंग्रेजों के हाथों में रहेगा, अंग्रेजों के पास रहेगा, अंग्रेजों के पास। बाकी जो आंतरिक आपके मुद्दे हैं, ठीक है, किसी प्रकार का जो आपका आंतरिक मामला है, उन आंतरिक मामलों में आप क्या रहेंगे, आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहेंगे। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति कहलाती है प्रोटेक्टोरेट स्टेट होने की। ये पहले भूटान में या फिर सिक्किम में इस तरीके की चीजें ब्रिटिशर्स ने पहले भी लागू की थी, वहां के राजाओं को भी इसी तरीके से रखा था। मतलब ये अधिशासी राज्य हो गया एक प्रकार से, बट इनकी विदेश जो चीजें हैं, विदेश नीति जो है, सैन्य या फिर रक्षा से संबंधित जो चीजें हैं, वो पूरी तरीके से किसके पास रहेगा, वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगा, अंग्रेजों के पास रहेगा। ये संधि हुई, इस संधि को हमको यहां पर ध्यान रखना है। ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट के तौर पर इसको जाना जाता है। अब यहां से बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे कि हुआ क्या। 1900 तब से लेकर के इसी तरीके से प्रोटेक्टोरेट स्टेट के तौर पर ये रहा। यहां पर शाहों का शासन होता रहा, 1 बाय 1 तमाम सारे शाह जो है यहां पर शासन करते रहे। और 1947 में जब आपको मालूम है कि बंटवारा हो रहा है और पाकिस्तान का इलाका अलग बन रहा है भारत से अलग होकर के, तो इसमें उस समय इसका रोल यहां पर आना शुरू होता है। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का जब भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो रहा है, उससे कुछ समय पहले, क्योंकि स्थिति क्लियर होने लगी थी, 1947 में तो देश आजाद हुआ, लेकिन पहले से ही पता चल गया, 46 में ही पता चल रहा है, 45 में ही पता चल रहा है कि यार देश अब आजाद होगा तो बंटवारे की तरफ बढ़ेगा। तो 1946 में जब यह हुआ कि भाई अंग्रेज जो है वो देश छोड़ करके जा रहे हैं, तो उस समय यहां के शासक जो थे, यहां के जो शासक हैं, मीर अहमद खान, मीर अहमद खान, ये अंग्रेजों से जाकर के मिले। तो इनको ये बात है 4 अगस्त 1947 की। एक्चुअली मीर अहमद खान ये चाहते थे कि ये जो रियासत है, ठीक है, ये चाहते थे कि भाई आप सब लोगों को आजाद कर रहे हो, तो रियासतों के बारे में एक मुद्दा कहा गया था कि रियासतें चाहें तो आप इंडिपेंडेंट रह सकती थी। तो यहाँ के जो शासक हैं ये ब्रिटिशर से मिलने गए इसी चीज के लिए कि ब्रिटिशर्स इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हम एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर अपने आप को, स्वतंत्र देश के तौर पर अपने आप को रखना चाहते हैं। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में ये 4 अगस्त 1947 को दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में उस समय वहां पर जो वायसराय हैं माउंट बेटन, उनसे मुलाकात होती है, ठीक है। उस समय जवाहरलाल नेहरू भी हैं, उस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू भी हैं, और ये तय कर लिया जाता है कि ठीक है यार, इनको जो है अलग रहना चाहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा बनने की अगर जरूरत इनको नहीं महसूस हो रही है, तो इन्हें स्वतंत्र रियासत जो है वो बनने दिया जाए। तो जो स्वतंत्र रियासत जब ये बन रहा है, कलात जो स्वतंत्र रियासत बन रहा है, ठीक है, कलात जिसको हम स्वतंत्र रियासत यहां पे बनाने की बात कर रहे हैं, उस स्वतंत्र रियासत में कलात के साथ साथ, ध्यान रखेंगे, कलात के साथ साथ 3 हिस्से जो है आपको और जोड़ने को मिलेंगे। 3 रियासतें जो है वो यहां पर और जुड़ेंगी, और वो 3 रियासतें कोई और नहीं है, वो यही है, ठीक है। वो 3 रियासतें कोई और नहीं है। जैसे ये खरान है, ठीक है, ये खरान रियासत है, ये आपकी मकरान रियासत है, और ये है लास बेला। ये 3 रियासतें और इसमें मिली, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसको पूरे को टोटली जो है बलूचिस्तान इलाका कहा गया। तो अब ये बलूचिस्तान के नाम से एक रियासत बनी, ठीक है। ये है आपका पूरा इतिहास, यहां से कनेक्ट हो गया बलूचिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू में। सब कुछ ठीक चल रहा था कि ठीक है यार, बलूचिस्तान के रूप में एक नया जिला मिल गया वहां पर। 11 अगस्त की बात है, 11 अगस्त 1947 की बात है कि ये चीज तय हो गई, मतलब इस पे एक संधि हो गई, ऑफिशियली एक संधि हो गई। मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने मुस्लिम लीग की ओर से उसमें साइन कर दिया और समझौते पे हस्ताक्षर हो गया, और 12 अगस्त को बलूचिस्तान पूरी तरीके से एक स्वतंत्र बलूचिस्तान के तौर पर वो देश जो है वो आजाद हो गया। तो 11 और 12 अगस्त 1947 को यही हुआ, इस दिन संधि हुई, साइन हुआ, और अगले दिन यहाँ पे स्वतंत्रता हो गई। सब चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन अक्टूबर 1947 को परिस्थितियां बदल गई। पर ये परिस्थितियां बदली क्यों, उसके पीछे रीजन क्या था? जबकि बलूचिस्तान स्वतंत्र हो गया, तो बलूचिस्तान ने अपना जो है झंडा अपने अपने जो भी इंपॉर्टेंट इमारतें थी उस पर लगाना शुरू किया। जैसे बलूचिस्तान की मस्जिद पे जो है झंडा लगा दिया गया। लेकिन जब ये आजाद हुआ, आजाद होने के कुछ ही दिन बाद, तकरीबन 1 महीने के अंदर, ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद में इसको लेकर के, इसकी आजादी को लेकर के एक बात कही गई
कि यार ये जो इलाका है ना, ये अपने आप को स्वतंत्र रख पाने में और अपनी रक्षा कर पाने में सक्षम नहीं होगा, ये फंसा रह जाएगा, ये एकदम सैंडविच बन जाएगा, ये अपनी जिम्मेदारियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा नहीं पाएगा। इसके ऊपर एक शंका जो है वो क्रिएट की गई। फिर कलात के जो शाह हुआ करते थे, शाह खान हुआ करते थे वो, तो शाह खान 1947 में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया कि यार ये क्या बात हो रही है, ये ब्रिटिशर्स हमारे बारे में ऐसा कैसे कह रहे हैं। ये पाकिस्तान से जो है मुलाकात करने के लिए गए। तो ये बात है अक्टूबर 1947 की, कि जो खान साहब हैं वो पाकिस्तान जाते हैं मुलाकात करने। जब वो पाकिस्तान गए मुलाकात करने, तो उन्हें उम्मीद थी कि जिस पाकिस्तान ने हमको यहाँ पर स्वतंत्रता हमारी जो है दी है, वो पाकिस्तान हमारी बात आगे सुनेगा, क्योंकि अभी तक एक चीज और थी, ये स्वतंत्र जरूर थे लेकिन इनके रक्षा के जो मामले थे वो अभी भी पाकिस्तान के हाथ में थे। तो ये हुआ कि यार ठीक है, ये हमारी बात सुनेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब वहां गए तो पाकिस्तान में मौजूद जो बलूच लोग हैं उन्होंने जोरदार तरीके से, एक राजा की तरीके से इनका जो है स्वागत किया, लेकिन पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इनका स्वागत करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इनफैक्ट जब मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ये बातचीत करने के लिए पहुंचे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके सामने एक प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव ये रखा कि मिस्टर खान, आप जो है एक काम कीजिए, आप अपना ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान के साथ मिला दीजिए। तो ये वो दिन है जब विलय की बात कही गई। ये कहा गया कि आप विलय कर दें, और जब विलय करने के बाद वहां पर की गई टेबल टॉक में, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम तो आपसे सहायता मांगने के लिए आए थे, आपने तो विलय करने की बात कर दी है, पर मैं तो यहां पर सिंगल व्यक्ति हूं, मुझे इसके लिए, मैं एक व्यक्ति पूरे बलूच लोगों का भविष्य का निर्माण अकेले बैठ करके नहीं कर सकता। ये तो प्रस्ताव अभी भी मेरे सामने आया है, मुझे इसके लिए कुछ वक्त दीजिए, मैं जाकर के अपने लोगों से बातचीत करूंगा और जो सोल्यूशन निकलेगा फिर मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो ये वहां से लौट आए। जब वहां से लौट आए तो उन्हें अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान उनकी सहायता करने वाला नहीं है। स्थितियां धीरे धीरे खराब होने लगी और इसलिए उन्होंने अपने ब्रिगेडियर जनरल परवेज को रेडी रहने के लिए कहा कि भाई युद्ध होने की आशंका है, अपनी जो सेनाएं हैं वो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अब क्योंकि अभी पाकिस्तान से जो निकटता थी वो पाकिस्तान से दूरी में तब्दील हो गई, क्योंकि जवाब ये इधर से दे नहीं रहे थे, पाकिस्तान का दबाव बढ़ना शुरू हो गया, तो अब ये भागे अंग्रेजों की तरफ। जनरल परवेज जो हैं ये दिसंबर 1947 में लंदन पहुंचते हैं और लंदन पहुंच करके उनसे सैन्य सहायता की अपील करते हैं कि भाई हमको सैन्य सहायता दी जाए, लेकिन लंदन ने इनको कोई सैन्य सहायता नहीं दी। हालत बहुत खराब हो गई। ये दिसंबर 1947 की बात है। हालत क्या हो गए इनके, बहुत ज्यादा खराब हो गए, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान इनके ऊपर हावी होना शुरू हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना ये जल्द ही भाप गए, इस चीज को समझ गए कि यार ये ना अब क्योंकि अंग्रेजों से सहायता मिली नहीं है, तो ये अब किसके पास जा सकते हैं, पाकिस्तान तो इनके अगेंस्ट में हो गया है। तो अब एक जो व्यक्ति था, एक जो संस्था इनको दिख रही थी जिसकी तरफ ये सहायता के लिए गुहार करने जा सकते थे, वो था भारत। तो मोहम्मद अली जिन्ना को जब यह आशंका हुई कि यार ये भाग सकते हैं, किसकी तरफ, ये भाग सकते हैं अब सहायता लेने के लिए भारत की तरफ, क्योंकि भारत में स्वतंत्र रियासतों के लिए बात की गई थी। हालांकि भारत में हैदराबाद की कहानी भी कुछ इसी तरीके से थी, लेकिन इन्हें लगा कि शायद वहां पर जाकर हमको सहायता मिलेगी, ऐसा अंदेशा जब मोहम्मद अली जिन्ना को लगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि जो तीन जो अलग जो इलाके थे, रियासतें थी जिनको मिला करके बलूच रियासत बनाई गई थी, उनको अपने पाकिस्तान में मिलाने का आदेश दे दिया गया। तो आप तो बलूच को कलात के शाह थे, आप अपना जो है कलात लिए रहिए। खरान, मकरान और लास बेला, इन तीनों को जिन्हा ने एक फैसला लिया 18 मार्च 1948 को, और इन तीनों को पाकिस्तान में मिला लिया। पाकिस्तान में किसको किसको मिला लिया, ये जो आपका खरान है, खरान का इलाका जो है, मकरान का जो इलाका है, और साथ ही साथ लास बेला। ठीक है। जिन्हा का यह कहना था कि यहां के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, और ये कहते हुए उन्होंने इन तीनों को, अब ये सब पाकिस्तान के हिस्से हो गए। अब आप यहां पर मैप की सिचुएशन को समझिए। कलात ऐसी स्टेज में, इधर सबसे पाकिस्तान है, इधर सबसे पाकिस्तान है, कलात एक लैंड लॉक्ड कंट्री हो गया। इट इज समथिंग लाइक कि कंट्री के अंदर एक कंट्री है, देश के अंदर एक देश होने जैसी स्थिति आपको यहां पर देखने को मिल गई। कलात पूरी तरीके से घिर चुका था। इसी बीच कुछ अफवाहें भी चलती हैं, जैसे 26 मार्च 1948 की अगर हम बात करते हैं, तो 26 मार्च 1948 को
अब पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में प्रवेश कर गई है कि अब आप अकेले हैं, अब इनको जो है बलपूर्वक यहां पर अपने पास में लिया जा सकता है। कहा जाता है कि 27 मार्च को ऑल इंडिया रेडियो पे एक अफवाह भी चलाई गई जिसमें यह कहा गया कि भारत की तरफ से, भारत के जो राज्य विभाग के सचिव हुआ करते थे वीपी मेनन, ये कहा गया ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कि वीपी मेनन ने घोषणा की है कि बलूचिस्तान हमसे सहायता मांगने आया है, लेकिन भारत सरकार ने यह मांग जो है वो ठुकरा दी है। वास्तविक रूप में एआईआर पे जो बात गई थी वो बात सत्य नहीं थी, वो एक अफवाह थी। फिर बाद में जो गृहमंत्री हैं सरदार पटेल और जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस बात से इसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये सब चीजें इस प्रकार से थ्रेटन हुई कि पाकिस्तान को भरोसा हो गया कि भाई ये भारत के पास जाने के लिए तैयार हो सकता है। बट आप सिचुएशन समझो कि यार इंडिया इधर है, कलात इधर है, भारत का दो ये हिस्सा कैसे हो सकता है, मतलब ये दो हिस्सा भारत का कैसे हो सकता है। अगर ये हो सकता था तो फिर तो आगे जो जूनागढ़ रियासत है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हो सकती थी। तो जब जूनागढ़ पाकिस्तान रियासत का हिस्सा नहीं हो सकती थी तो कलात जो है वो भारत का हिस्सा कैसे हो जाता। तो ये सब तर्क दिए गए और ये जो है मतलब सहायता से इनकार कर दिया गया। अब चूंकि ना इनके पास ब्रिटेन की सहायता थी, ना इनके पास भारत की सहायता थी, पाकिस्तान ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था, तो परिणाम स्वरूप कलात जो है वो इनकी सेना के सामने सरेंडर हो जाता है और ये इस प्रकार से जो ये पूरा का पूरा इलाका है ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान के एक प्रोविंस के तौर पर शामिल कर लिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा इलाका आपको समझ में आ गया, पूरा का पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। 1 अप्रैल 1948 ये वो दिन है जब 1 अप्रैल 1948 ये वो दिन है जब क्या किया गया, जब इस बलूचिस्तान का जो इलाका है, बलूचिस्तान का जो इलाका है इसका पाकिस्तान में क्या हो गया, पाकिस्तान में विलय हो गया। तो एक साल भी अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान यहां पर एक फ्री बलूचिस्तान की तरह नहीं रह पाया। और क्योंकि यहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने प्रवेश करके जबरन अपने आप को यहां पर बलूचिस्तान को यहां पर जोड़ा था पाकिस्तान में, इसलिए तब से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के लिए इस बलूचिस्तान के एरिया में रहने वाले लोगों के मन में हमेशा से एक नफरत रही, ठीक है, कि हमारे जो राज्य हैं उनको इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर शामिल किया गया। और फिर यहीं से तुरंत अब ये 1948 की घटना है ना, तो 1948 से विरोध होना जो है वो क्या हो गया, विरोध होना शुरू हो गया। इस क्रम में अगर आप देखेंगे तो 5 विद्रोह या विरोध हुए हैं। पहला 1948 से 1950 तक हुआ और हर विद्रोह को पाकिस्तान ने सेना के बल पे इसको क्या कर दिया, दबा दिया। दूसरा जो है 1958 से 60 के बीच में, तीसरा 62 से 63 के बीच में, चौथा जो है वो 1973 से 77 के बीच में और पांचवा 2005 से लगातार जारी है। और उसी का एक क्रम भी आपने देखा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसने क्या कर लिया, उसने जो है ट्रेन को किडनैप कर लिया, ट्रेन को हाईजैक कर लिया, किडनैप नहीं हाईजैक कर लिया। तो एक्चुअली जो शाह हुआ करते थे ना, उन्हीं शाह के एक भाई थे जिनका नाम था प्रिंस करीम खान। तो प्रिंस करीम खान ने ही ये विद्रोह की शुरुआत की थी। पहला विद्रोह उन्हीं के समय में शुरू किया गया था, ठीक है। पहला विद्रोह करीम खान के समय में ही क्या किया गया था, करीम खान इनके समय में शुरू किया गया था, जो यहाँ के शाह के भाई हुआ करते थे। हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, करीबी जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर ये बार बार विद्रोह होता चला गया। तब से लेकर के 2000 तक लगातार विद्रोह हुआ। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, वर्ष 2005 के आसपास एक विशेष तरीके की ऐसी घटना घटित हुई जिसमें यह घटना घटित हुई पाकिस्तान के सुई इलाके में। तो पाकिस्तान के सुई इलाके में पाकिस्तानी पेट्रोलियम का एक क्या नाम है, पाकिस्तानी पेट्रोलियम लिमिटेड के अस्पताल की एक महिला डॉक्टर थी जिनके साथ में पाकिस्तानी सेना के किसी जनरल ने रेप किया। अब वो रेप किया और वो जनरल मुशर्रफ उस समय हुआ करते थे राष्ट्रपति, तो उनकी सेना के ऊपर दाग लग सकता था, इसलिए उन्होंने इस रेप को अनएक्सेप्ट कर लिया और जो महिला थी उसी को एक तरीके से पागल घोषित करने पे जुट गए। तो बाद में महिला और उसके पति जो हैं वो देश छोड़ करके चले गए। लेकिन क्योंकि जिस महिला का रेप किया गया था वो एक बलूच महिला थी, तो बलूच महिला के रेप किए जाने की स्थिति को देख करके वो भी पाकिस्तान की तरफ से, यानी अपने देश के ही एक सिपाही की तरफ से, तो ये चीज बलूचिस्तान ने फिर मतलब ये स्वीकारी कि यार ये हमारा देश है नहीं, एक्चुअली हमको ये अपना देश का भाग समझते नहीं है और हमें भी इनको अपने देश का हिस्सा नहीं समझना चाहिए, हमें इनसे पृथकता चाहिए। यही अलगाववाद एक बार फिर से 2000 में शुरू हो गया और यही वो समय है कि जब जो है बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसका गठन होना शुरू हुआ
तकरीबन 2000 के आसपास उसका गठन हुआ और 2005 के आसपास अगर आप देखेंगे जिस समय घटना घटित हुई है उस समय BLA जो है, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, उसका नायक जो है वो कौन है? उसका नायक है नवाब अकबर खान बुगाती। प्रेजेंट टाइम में अगर आप BLA को देखेंगे तो तमाम सारी कंट्रीज ने एक जो है आतंकवादी संगठन इसे घोषित कर रखा है। चीन है, पाकिस्तान है, USA है, ब्रिटेन है, ये तमाम सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस संगठन को क्या किया है, इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया। तो ये सब आतंकी के तौर पर घटना देखी गई जो अभी हाल ही में हुई। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। अब क्योंकि ये जब घटना घटित हुई ना तो नवाब अकबर खान बुगाती जो है उन्होंने पाकिस्तान के इलाके में कई जगहों पर हमले किए। प्रत्युत्तर में पाकिस्तान की सेना ने भी इस अफगानिस्तान के माफ कीजिएगा बलूचिस्तान के इलाकों में बार बार जो है वो हमले किए। तो यही बार बार हमले हैं जो ये आपको इन विद्रोहों में देखने को मिलते हैं। ये बदले की भावना से लगातार तब से काम होता चला आ रहा है और दोनों के बीच में कोई स्थायी एक जो पॉइंट है वो नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि आपको मालूम है कि 2022 के आसपास जो CPEC है उसका प्रोजेक्ट का कार्यक्रम बहुत तेजी से शुरू किया गया, चाइना का इंटरफेयर इस इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये 2022 में भी आपको बहुत ज्यादा उत्प्रेरित होता हुआ दिखाई देता है ये सारी चीजें, है ना। तो अभी उसका कोई सोल्यूशन तब से मिला नहीं है। अब हम बलूचिस्तान के संघर्ष के, बलूचिस्तान की कहानी आपको समझ में आ गई, पूरा का पूरा बलूचिस्तान कैसे हुआ है, क्या हुआ है। अब संघर्ष की कहानी को थोड़ा सा समझिए। एक्चुअली अगर आप बलूचिस्तान के संघर्ष की कहानी को पढ़ने चलेंगे, समझने चलेंगे, तो उसके संघर्ष के कई सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कारण आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके संघर्ष के कारणों में बेटे एक कारण आपको यह समझ में आता है कि इसके कुछ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल जो हैं, जो राइट्स हैं, जो एक स्टेट होने के नाते, एक प्रोविंस होने के नाते जो इसको मिलने चाहिए थे वो इसे नहीं मिले। ये अधिकार इसे नहीं दिए गए हैं, नहीं मिल पाए। ठीक है, बलूच भाषा बोलने वाले लोग, बलूची संस्कृति के लोग, पाकिस्तान के जो मूल धारा से जुड़े हुए लोग हैं वो इनसे नफरत हमेशा करते रहे, ये पाकिस्तान के लोगों से नफरत करते रहे। राजनीति में इनका कोई पार्टिसिपेशन है नहीं। इकोनॉमिकली यहां पर कोई भी विशेष जो है कार्यक्रम आपको होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ना कोई इकोनॉमिकल सहायता यहां पर होते हुए देखने को मिलती है और कल्चरल भी नहीं। तो हमेशा उपेक्षा का शिकार रहता है, बहुत ज्यादा ये क्या रहता है, उपेक्षा का ये शिकार रहता है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से अगर आप देखेंगे तो इसका पिछड़ापन हमेशा बना रहता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, बेरोजगारी की अगर आप बात करेंगे तो यहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स में आपको एक बेरोजगारी का मुद्दा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का वहां पर। अगर आप देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि व्यवसाय की वहां पर कमी नहीं है लोकल स्तर पे, लेकिन गवर्नमेंट की जो सहायता मिलनी चाहिए रोजगार में, वो सहायता आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है, ना ही सरकार इनको अपनी सहायता में रखती है किसी भी तरीके से। परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी जो है यहां की वो क्या है, तकरीबन 1/3 आबादी जो है वो बेरोजगार है। और ये 1/3 आबादी जो बेरोजगार है वो ड्रग्स का शिकार तेजी से हो रही है। इनफैक्ट जो थोड़े बहुत सक्षम इस इलाके में सक्षम रहने वाले जो लोग हैं ना, उसके जो युवा हैं वो युवा भी ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग जो है वो बेचा जाता है। पब्स हैं, होटल्स हैं जो इस तरीके से इलीगल तरीके से चलते हैं। ठीक है, शराब यहां पर बहुत बिकती है। ये मतलब एक तरीके से डिस्को, शराब, ये सब एक वहां पर मतलब स्टेटस सिंबल हो चुका है। ठीक है, तो वहां के जो युवा है ना वो बहुत बुरी तरीके से इसके लत में आ चुके हैं। तमाम प्रकार के बार, तमाम प्रकार के जो क्लब्स वगैरह हैं, ये सब वहां पर आम बात हो गई और इसकी वजह से वहां के सामाजिक मूल्य जो है, वहां की जो संस्कृति है, उसका विनाश लगातार होता जा रहा है। पढ़ने लिखने की चीज नहीं है। आपको कहीं पर पुस्तकालय दिख जाए बड़ी बात है, पुस्तकालय तक आपको नहीं दिखेगा कहीं पर कि कहीं पर आदमी बैठ करके पढ़ रहा हो। इतनी बुरी स्थिति है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि 62% इलाके में, बलूचिस्तान के 62% इलाके जो है वो किसी प्रकार के साफ पानी से वंचित हैं। और साथ ही साथ बलूचिस्तान का 50% से भी ज्यादा का भाग, यानी आधे से ज्यादा हिस्सा बलूचिस्तान का जो है वो एक ऐसी भूमि है जिस पर खेती संभव नहीं है। खेती नहीं हो सकती, खेती नहीं हो सकती है। उसका रीजन क्या है, पानी की कमी है। पानी नहीं है वहां पर, फसल नहीं उग पा रही है क्योंकि वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रही। रमजान जैसे महीने में भी अगर पानी की तलाश करनी होती है तो मीलों दूर यहां के मुस्लिम्स को जाना पड़ता है। सुन्नी मुस्लिम यहां पर आपको देखने को मिलते हैं।
जितना पूरा का पूरा बलूचिस्तान इलाका है ना, वहां पे मुस्लिम जो है वो सब सुन्नी मुस्लिम है, चाहे वो ईरान, जबकि ईरान में शिया मुस्लिम्स होते हैं, लेकिन ईरान में भी जहां बलूच इलाका है वहां पर सुन्नी मुस्लिम्स की बहुलता आपको देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान में भी वैसे ही मिलेगी। जहां पानी ही नहीं है वहां पौष्टिक आहार की क्या बात हो सकती है, भरपेट भोजन की क्या बात हो सकती है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर कैसी होंगी, कुछ नहीं है वहां पर। और इन सब चीजों का परिणाम है कि वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, और गरीबी के कारण वहां पर हिंसा और अशिक्षा तेजी से पनप रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। अशिक्षित हैं बहुत सारे लोग। अगर आप देखेंगे तो 25 से 29% के बीच में ही यहां पर साक्षरता दर है, इससे ज्यादा नहीं है। यहां का साक्षरता दर जो है 25 to 29%, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? यह हालत हो चुकी है। इस तरीके से बुरी तरीके की जिंदगी वहां पर लोग जी रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। और पूरी की पूरी आबादी का 52% से अधिक का जो हिस्सा है वो गरीबी रेखा के नीचे का है, गरीबी रेखा के नीचे का हिस्सा है। इससे नीचे के लोग यहां पर रह रहे हैं। इतनी बुरी हालत आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान के इस इलाके में बहुत ही ज्यादा, मतलब बेहद ज्यादा अगर देखा जाए तो आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां पर गरीबी है बहुत ज्यादा। महिलाओं की साक्षरता दर तो 20% से भी कम है, भयंकर तरीके से कम है, एकदम गिरी हुई हालत है। अब क्योंकि ये संसाधनों के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे संसाधन अच्छे हैं, ठीक ठाक संसाधन है, ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं है, पर हैं। जैसे कि पाकिस्तान को यहां से प्राकृतिक गैस मिलता है, प्राकृतिक गैस। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेचुरल गैस के, प्राकृतिक गैस का घरेलू भंडार है। लेकिन ऑब्वियसली इसको प्राप्त करना होगा, इसको निकालना होगा। तो इस उद्योग में जो लोग शामिल हैं, इस गैस उद्योग में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा वेतन प्राप्त लोग यहां पर शामिल हैं। ये जो गैस उद्योग है इसमें वेतन अच्छा मिलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो यहां पे उद्यमी हैं, जो इसमें उद्यमी हैं, वो पाकिस्तान के बलूच इलाके से नहीं है। यहां पर बलूच जो है वो एब्सेंट है, यहां पर बलूच नहीं है। और इसमें भी इस प्रकार का बाइफर्केशन या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किया गया है वो इस तरीके से कि जैसे ये जो इस तरीके के, मतलब ये तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि प्राकृतिक गैस से संबंधित अगर कोई उद्योग है तो उसमें जैसे मान लेते हैं कि टेक्नीशियन की बात की जाए, कोई टेक्नीशियन है या फिर मान लेते हैं कोई प्रबंधक वगैरह हैं, तो एक मतलब उच्च सेवा वाले जो लोग हैं, उच्च सेवा पर जो अपॉइंटेड जो लोग हैं, ये इनमें से कोई भी बलूच नहीं है, इनमें कोई भी बलूच नहीं है, इनमें कोई भी बलूच शामिल नहीं है। बलूच कहां शामिल है? अब इन सब कामों में अगर श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, दिहाड़ी पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं, इन श्रमिकों की अगर आवश्यकता होगी तो वो बलूची होंगे। लेकिन ऑफिसर्स की अगर आप बात करेंगे, टेक्नीशियंस की बात करेंगे, तो वो पाकिस्तान से के दूसरे इलाकों से होंगे। और खास तौर से ये जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, ये इलाका पंजाब का है, ठीक है, या फिर ये इलाका जो है वो सिंध का है। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस इलाके के जो लोग हैं, क्या नाम है, बलूचिस्तान के, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके के जो लोग हैं, ये सिंध प्रोविंस और पाकिस्तान प्रोविंस से काफी ज्यादा ईर्ष्या भी करते हैं। और ये भी अपने आप में इस तरीके से एक उग्रवाद को, इंसर्जेंसी को जन्म देता है। कहीं ना कहीं नफरत ही तो इंसर्जेंसी का कारण है। अब इनकी मांग है कि इसके ऊपर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि भाई आपको हम यहां पर इंपोर्ट यहां पर नियुक्त नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये है, हमें बाहर से टेक्नीशियन या प्रबंधक लाने पड़ते हैं। कई जगहों पर तो चीन के कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं। तो उनका, पाकिस्तान सरकार का कहना है कि हम इस सब लोगों को इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि इस जगह पर, यानी कि बलूचिस्तान में अच्छे टेक्नीशियन है ही नहीं। जब अच्छे टेक्नीशियन नहीं तो हम तुम्हें अपॉइंट कैसे कर लें? इस पर बलूचों का कहना है कि भाई हम माने कि हम अच्छे टेक्नीशियन नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि गैर पढ़े लिखे हैं। हम में से कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम में से जो लोग पढ़े लिखे हैं आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, प्रशिक्षण संस्थान खोलिए, सरकारी धन मुहैया कराइए, वहां पर संस्थान स्टैब्लिश कीजिए, लोगों को भेजिए, ट्रेन कीजिए। हम सब ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार होंगे। आप वो ट्रेनिंग नहीं दोगे तो हमें ट्रेनिंग किसकी लेनी पड़ेगी? हमें इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हमें हथियार उठाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वंचना के शिकार हैं वो, वंचित हैं वो। समझ में आ रही? स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, संचार नहीं है, पानी नहीं है, बुनियादी ढांचे कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, रोड्स नहीं बनी हुई हैं, लोगों के लिए ठीक तरीके से रहने के लिए मकान घर नहीं है। महिला और पुरुष में साक्षरता दर में बहुत ज्यादा भिन्नता भी है।
इनफैक्ट भिन्नता, चलो ठीक है, पुरुष ही पढ़ा लिखा, वो भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो इन सबका परिणाम क्या होता है कि इस प्रांत के लोग जो हैं, जब कभी भी कोई धार्मिक उग्रवाद आता है तो उसमें सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं, और वो सपोर्ट कहीं ना कहीं एक आतंकवाद के प्रति एक समर्थन आपको देखने को मिलता है। पाकिस्तान के इस इलाके के रहने वाले लोगों का कहना है कि दूसरे इलाकों के जो मुस्लिम्स हैं उनको पाकिस्तान सरकार ज्यादा सपोर्ट प्रदान करती है। पंजाबी जो जमींदार हैं उनका पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा दबदबा है। वो उनकी संस्कृति पंजाबी संस्कृति है, वो बलूची संस्कृति को अपनाना नहीं चाहते, अपने साथ नहीं रखना चाहते। सिंधी संस्कृति जो है वो बलूच संस्कृति के साथ नहीं आना चाहती है। तो ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं, जब वो एकजुट होते हैं, जिसके खिलाफ जो है वो बलूचिस्तान संघर्ष करता हुआ नजर आता है। अब इसमें एक सबसे बड़ा रीजन, जिस अभी तक इसमें इसका सबसे इंडिया से कोई लेन देन है नहीं, ये वो सब चीजें हैं जो एक आंतरिक मैटर हो सकते हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उनके अपने इंटरनल मैटर्स हैं। बट उनका जो इंटरनल मैटर है वो भारत के लिए एक्सटर्नल मैटर तब बन जाता है जब वो ग्वादर मुद्दा यहां पर सामने आता है, ग्वादर पोर्ट का मुद्दा सामने आता है। ग्वादर पोर्ट का मुद्दा सामने आता है तो तुरंत आपको सीपीईसी गलियारे की याद आ जाती होगी। सीपीईसी गलियारा क्या है? सीपीईसी गलियारा यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये एक तरीके से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो ये जो गलियारा है ये पाकिस्तान में चीन की सहायता से डेवलप हो रहा है, और पाकिस्तान से लेकर के चीन के चीन से लेकर के पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक तकरीबन 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय करता है। तो ये काफी बड़ी बात है, ठीक है। अब भारत में इसकी आपत्ति क्यों है कि यार चलो ठीक है, अगर चाइना पाकिस्तान का साथ दे भी रहा है तो इसमें भारत को क्या दिक्कत है? भारत को दिक्कत है इस प्रोविंस को लेकर के। ये जो प्रोविंस है, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हो, ये वाला जो इलाका है, इस इलाके में इतना ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ये पीओके का हिस्सा है, और ये पीओके का हिस्सा तो भारत के अंदर है ना। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे इस पॉइंट को तो आपको यह समझ में आएगा कि अगर चाइना जानबूझ करके इसमें इंटरफेयर कर रहा है, सहायता कर रहा है, और इसकी वजह से भारत की जो संप्रभुता है उस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता है। ऐसे बगैर भारत से बातचीत किए हुए, भारत को दरकिनार करते हुए, ये भारत की संप्रभुता के ऊपर कहीं ना कहीं थ्रेटन है ऑब्वियसली, और इसलिए भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि सीपीईसी जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर के गुजर रहा है। तो ये वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो भारत की संप्रभुता का क्या है? उल्लंघन है। लेकिन इसका बलूचिस्तान के डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? एक्चुअली ये जो रोड बन रही है, ये जो कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है, इसमें यहां पर ग्वादर में एक पोर्ट विकसित किया जा रहा है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो जो बलूचिस्तान है वो यहां पर विद्रोह करता हुआ नजर आता है। उसका रीजन क्या है कि इन सब माध्यम से यहां पर चीन जो है वो क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है। अब इनको सिंध से, पंजाब से वैसे ही विरोध देखने को मिलता है जातीय तौर पर। अब चीनी विद्रोह यहां पर और देखने को मिल रहा है। फिर रही रोजगार की बात, इन एरियाज में भी रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीन इन बलूच लोगों को इसमें शामिल नहीं करता। तो अब इनको कहना है कि हमारे यहां पर ही आते हैं, हमारे यहां संसाधनों को डेवलप करते हैं और हमें ही साथ में नहीं रखते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। वास्तविक रूप में अगर प्राकृतिक गैस के मामले में देखें तो सिंध के बाद दूसरे नंबर पर प्राकृतिक गैस का स्रोत है पाकिस्तान के पास में बलूच का इलाका, लेकिन बलूच का उसमें कोई योगदान होते हुए नजर नहीं आता। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो डेफिनेटली ये भारत के लिए यहां से अगर देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो सॉवरेनिटी का खतरा है। सॉवरेनिटी के अलावा भी भारत को इससे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? भारत के ये वाले इलाके को अगर आप देखेंगे तो भाई ये आपका यहां पर अरब सागर है, ये अरब सागर है, और अरब सागर का ये हिस्सा और पूरा नीचे का जो हिस्सा है वो हिंद महासागर जो है वो हिंद महासागर का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। चाइना के लिए इस रास्ते से हिंद महासागर की पहुंच बहुत दूर है, और भारत जो है इसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पाकिस्तान चाइना के अगेंस्ट में रहेगा ही। तो चीन भारत से होकर के तो वहां पहुंच नहीं पा रहा है, तो चीन ने पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया।
और उसकी सहायता से वो यहां पर आसानी से पहुंच बना ले रहा है। यहां पर नेवल बेसिस उसने डेवलप कर लिए हैं। अगर हिंद महासागर में देखा जाए, भारत की सिचुएशन इस कंडीशन में आने के बाद अगर आप देखेंगे तो घेराव वाली आपको देखने को मिलेगी, दैट विल नोन एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रूट। लाइक अगर आप यहां पर देखो तो ये हांगकांग से आप शुरू होते हुए चले जाइए और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो आपको ये बेल्ट आपको देखने को जो मिल रहा है, ये पूरा का पूरा ये चाइना के सहायता से बनाया जा रहा है। अब अगर चीन का ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रूट है, ये भारत को प्रशांत महासागर, हिंद महासागर की तरफ से अगर घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो ऊपर से अगर आप देख रहे हो कि ये कनेक्टिविटी और बन रही है, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो भारत है ना, वो एक रिंग में कहीं ना कहीं क्या हो गया, घेरा हुआ नजर आ रहा है हिंद महासागर में। इसकी वजह से चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चीन का प्रभाव बढ़ेगा तो चीन की पावर बढ़ेगी, चीन की शक्तियां बढ़ेंगी और भारत के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। तो इसलिए सीपीईसी जो है वो क्या है, एक तरीके से अगर ये डेवलप नहीं होगा तो एटलीस्ट यहां पर तो एक ब्रेक हमको देखने को मिलेगा ही। हालांकि इसको काउंटर करने के लिए भारत ने जो है वो ग्वादर पोर्ट जो है उसके पूर्वी इलाके में, जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था, यहां पर इसके पूर्वी इलाके में यहां पर चाबहार बंदरगाह जो है वो डेवलप करना शुरू किया है। लेकिन चाबहार ईरान में है, लेकिन भारत की सहायता से डेवलप हो रहा है। और इनके बीच में अगर आप देखेंगे तकरीबन 170 किलोमीटर का आपको गैप देखने को मिलेगा। सो 170 किलोमीटर वेस्ट में चाबहार बंदरगाह भारत की सहायता से डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इसमें बार बार जो है वो अमेरिका रोड़ा अपनाता है, क्योंकि अमेरिका रूस के ऊपर ईरान के ऊपर क्या लगाता रहता है, सैंक्शंस लगाता रहता है। दिक्कत ये है, ईरान जो है वो अरब देश जो है, सऊदी अरब जो है उसका विरोधी है, सऊदी अरब अमेरिका का साथी है, तो ईरान के ऊपर वो सैंक्शंस लगाते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चीन का जो समुद्री नियंत्रण है इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। चीन की प्रभावशालिता इतनी ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है, चीन का जो प्रभाव है उतना ज्यादा बढ़ सकता है कि यूएन में उसके सपोर्टर्स ज्यादा हो सकते हैं। और ऐसे में भारत की जो एक इच्छा है, भारत की तरफ बार बार जो एक सपोर्ट बनता है कि यूएन में इंडिया एक स्थायी सदस्य बन सके, चाइना उसको जो है कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है। स्थायी सीट प्राप्त करने में भारत को प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। बट इतना आसान भी नहीं है कि चीन का जो ये जो प्रोजेक्ट है, जो कि हम लोग ये सीपीईसी कहते हैं। अच्छा, सीपीईसी जो है ना, सीपीईसी वो चाइना का बीआरआई जो है उसका एक कहीं ना कहीं पार्ट आपको देखते हुए देखने को मिलता है। तो अब अगर आप देखें तो चुनौतियां चीन के पास भी हैं। चुनौतियों में जैसे अगर आप देखें तो चुनौतियां क्या है, पीओके क्या है, ये ऑक्यूपाइड एरिया है इस तरीके से। तो यहां पर अलगाववाद है, अलगाववाद आपको देखने को मिलता है। और जब अलगाववाद मिलता है तो इसमें चीन को भी कहीं ना कहीं थ्रेटन है। और बलूचिस्तान इलाके में भी आपको अलगाववादी देखने को मिलते हैं। तो चीन को और पाकिस्तान को पीओके और बलूचिस्तान में अलगाववादियों का सामना करना होगा, करते ही हैं, वो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी संप्रभुता को भी कहीं ना कहीं खतरा है ये। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान यहां पर आंखें बंद कर सकता है चीन की पूरी मदद लेने के लिए। बंद करेगा तो उसका पूरा इतिहास भी बंद हो सकता है, उसका पूरी ज्योग्राफी बदल सकती है। उसका रीजन है कि सीपीईसी योजना जो है वो पूरी तरीके से रणनीतिक तौर पर चीन जो है वो पाकिस्तान की सहायता करके, लेकिन उसमें जवाबदेही नहीं है। कर्जदार पाकिस्तान उसका अलग से होता जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें हमको यहां पर देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान के ऊपर भी कहीं ना कहीं चीन का खतरा है, तनावपूर्ण हो सकता है पाकिस्तान के लिए। ऊपर से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो कई जगहों पर चाइना, पाकिस्तान में देखिए जॉब्स की प्रॉब्लम है, जॉब क्रिएशन की प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान को लगता है कि इन सब चीजों से हमारे यहां पर जॉब भी ओपन होंगे, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान के जॉब क्रिएशन के ऊपर भी काफी ज्यादा रोक लगा रखी है। जो क्षेत्रीय व्यवसायी हैं, क्षेत्रीय जो लोग हैं, उनको साथ में मिलाकर के काम करने का प्रयास चाइना नहीं कर रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान में नौकरियों का संकट है, जो कि पाकिस्तान को लगता था कि उसके यहां नौकरियां आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पर बताया कि भाई ये जो है पूरा का पूरा आपका मुद्दा है किसका, बलूचिस्तान का। तो आई होप कि आपको बलूचिस्तान का मुद्दा पूरा तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब फर्दर अगर आप देखें तो इंडिया जो है इसमें, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रूट यहां पर ये बना रहे हैं, उसी तरीके से इंडिया के पास भी ऑप्शन है कि वो बांग्लादेश के साथ होते हुए, म्यांमार के साथ होते हुए
जापान तक अपनी जो है वो मजबूती रखे यहाँ पर। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि ग्वादर को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का प्रयास किया गया है। तो भारत इस तरीके के कदम जो है वो उठा सकता है। और देखिए मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है कि यूपीएससी में इस क्या नाम है सीपीईसी को लेकर के 2018 में, 2014 में, 2017 में कई बार क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, चीन का जो एशिया में प्रभाव देखने को मिलता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। चीन आर्थिक गलियारे के ऊपर जो है क्वेश्चन आ चुका है 2014 में। चीन आर्थिक गलियारे को लेकर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर के 2018 में भी क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि भाई संपूर्ण बैच अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। विरद लाइव कोड लगाइए फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसी तरीके के दूसरे किसी पॉइंट को समझना चाहते हैं, दूसरे किसी रिलेशन को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख भेजिए और ये भी बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट जरूर लिखिएगा, जिसका उत्तर आगे के सेशंस में मैं देने का जरूर प्रयास करूंगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम में, और मेरा टेलीग्राम है विरद लाइव। ठीक है, VIRADLIVE। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है और यही मेरा इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।